उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इससे पूर्व दिल्ली नगर निगम में दिल्ली विकास प्राधिकरण के 3 सदस्य थे। अब दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली विकास प्राधिकरण के 3 प्रतिनिधि हैं, जिनमें से 2 शासक वर्ग के हैं और एक विरोधी पक्ष का है। इसका आशय है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण में जन समुदाय के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है। दिल्ली देश की राजधानी है और यह व्यवस्थित और अच्छी तरह से प्रबंधित होनी चाहिए। दिल्ली में 1 करोड़ लोग रहते हैं, जिनमें से 30% झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। दिल्ली की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण पर माननीय सदस्य ने अच्छा प्रकाश डाला है। मेरा भी यही अनुभव है। रिश्वत दिए बिना डीडीए में कोई भी काम नहीं करवाया जा सकता। हमें डीडीए में कोई भी काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। यदि बिजली का मीटर भी लगवाना है तो भी कुछ धन तो रिश्वत के रूप में देना ही पड़ता है। यदि शौचालयों में पानी की पाइपें भी लगवानी हों तब भी कुछ रिश्वत देनी ही पड़ती है। रिश्वत देना अब सामान्य व्यवहार हो गया है। किसी भी प्रकार का कार्य करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। कूड़े का निकास बड़ी बड़ी कॉलोनियों में तो बहुत बढ़िया ढंग से होता है, परंतु झुग्गी झोपड़ियों में नहीं। माननीय सदस्य ने झुग्गी झोपड़ियों की दशा का बहुत अच्छा चित्रण किया है। मेरा अनुभव भी यही कहता है। दिल्ली के झुग्गी झोपड़ियों का इलाका बहुत गंदा और अस्वस्थ है और इसको ठीक करने वाला कोई नहीं है। कोई निकास व्यवस्था नहीं है। 4 दशक पूर्व में उचित निकास व्यवस्था के अभाव में वर्षा से आधी दिल्ली में बाढ़ें आ गईं। विशेषकर यमुना पार इलाकों में घर बहुत गंदे हैं। हम कहते हैं कि दिल्ली देश की राजधानी है, परंतु कभी कभी यह कहने में बहुत संकोच होता है। केवल दिल्ली ही नहीं, अपितु और राज्यों की राजधानियां जैसे चेन्नई, मुंबई, कोलकाता आदि तथा चाहे अन्य महानगर, वहाँ सही प्रबंध नहीं है। वहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है और सड़कों पर यातायात के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। इन शहरों में और भी अनेक समस्याएं हैं। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार विश्व की 1/3 जनसंख्या का रहन सहन का स्तर सही नहीं है। महोदय, पिछला वर्ष हमारे लिए तथा विश्व के अधिकांश भागों के लिए असाधारण कठिनाइयों का वर्ष रहा है। यह प्रत्याशित ही था कि विपक्ष के अनेक लोगों ने क्रोधपूर्वक और यदि मैं कहूँ तो द्वेष के साथ भी अपनी बात कही, लेकिन
बहुतेरे भाषण बहुत विचारपूर्ण भी रहे हैं और कुछ कहने से पूर्व मैं उन सब के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहूँगी जिन्हें जामा मस्जिद क्षेत्र में शारीरिक या सांपत्तिक क्षति हुई है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि मैंने कोई सहानुभूति नहीं व्यक्त की है। यह बात सही नहीं है क्योंकि मुझे जैसे ही यह समाचार मिला उस समय मैं यद्यपि अस्वस्थ थी लेकिन मैंने संवेदना संदेश भेजा और दिल्ली प्रशासन तथा गृह मंत्रालय से संपर्क बनाए रखा कि क्या राहत कार्य किया जा रहा है। हम सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। उत्तर भारत में भी एक और बड़ी विपत्ति आई है। मेरा आशय हिमाचल प्रदेश में आए भूकंप से है। मैं जानती हूँ कि सदस्य चाहेंगे कि हम सब उन्हें हार्दिक संवेदना का संदेश भेजें। मैं सरकार की ओर से और अगर आप अनुमति दें तो सदन की ओर से भी उन सब के प्रति जिन्हें कष्ट पहुंचा है संवेदना व्यक्त करती हूँ। यह विपत्ति इसलिए और भी दुखद थी क्योंकि जिस समय भूकंप आया उस समय भारी हिमपात के कारण प्रायः सभी संचार साधन ठगे थे जिससे अनेक स्थानों में सहायता समय से नहीं पहुंचाई जा सकती। हमारे पास अब भी पूरा ब्यौरा नहीं है लेकिन हमने पूरी कोशिश की है और देश भर के लोगों ने अपीलों का उत्तर हार्दिकता से देते हुए कंबल और पैसे आदि भेजे हैं। हम उन सब को संवेदना प्रेषित करते हैं जो कष्ट पा रहे हैं। मैं यह भी कहना चाहूँगी कि अभी कुछ दिन पहले ही पिछले शनिवार को मैं तमिलनाडु में थी जहां मैंने सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कष्ट की हृदय विदारक कथाएं सुनी। जब मैं वहां थी तो हल्की सी वर्षा हुई थी लेकिन इतना नहीं कि पीने के पानी की समस्या भी हल हो सके। फिर कृषि तथा फसलों को हुई क्षति की तो बात ही क्या। जहाँ तक सदस्यों द्वारा उठाए गए विषयों का प्रश्न है, एक माननीय सदस्य ने कहा है कि चुनाव कानूनों में सुधार के बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में व्यक्त विचारों और मेरे सहयोगी गृह मंत्री जी के तथा मेरे विचारों में बड़ा अंतर है। महोदय, हम सब सहमत हैं कि इस प्रश्न पर आम बहस होनी चाहिए। पिछले सत्र में भी हमने यह कहा था कि हम इसके बारे में विपक्ष के सदस्यों से विचार विमर्श करना चाहेंगे लेकिन हम यह अनुभव करते हैं कि इस पर बहुत व्यापक रूप में और विस्तार से देश भर में बहस होनी चाहिए। इस संबंध में कोई समिति भी बनाई गई थी। मैं समझती हूँ कि आप में से कुछ ने देखा भी है कि उसने क्या सुझाव दिए थे और अगर आप मेरी राय पूछें तो वे कोई बहुत क्रांतिकारी नहीं थे। उनमें से एक बात का संबंध
छोटे किसानों की समस्याओं से था। यह सही है कि आरंभ में हरित क्रांति से छोटे किसान अछूते रहे, लेकिन जैसे ही हमने यह अनुभव किया, हमने उनके लिए विशेष कार्यक्रम तैयार करने की कोशिश की। इनमें उन लोगों के लिए भी कार्यक्रम थे जो देश के अपेक्षाकृत शुष्कतर भागों में रहते हैं या जो बहुत गरीब या सीमांत कृषक हैं। हमारा देश इतना विशाल है और इतनी बड़ी संख्या में लोग संबद्ध हैं कि इन कार्यक्रमों को अपना प्रभाव डालने में समय लग जाता है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो